हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी हायर एजुकेशन की परीक्षा जो आपकी 2013 में हुई थी उसके पेपर पर। और इसका पार्ट वन जो है वो 1 से 45 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने चैनल पर डिस्कस किए हुए थे 3-4 दिनों के पहले। लेकिन इसमें जो है 46 से लेके 75 तक के जो प्रश्न हैं बचे हुए, उनको आज पार्ट टू में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन आपका आयोग ने करवाया हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। तो क्या होगा कि जो एग्जामिनेशन लगा हुआ है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस पे जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, वो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि एग्जामिनेशन से पहले जो आपके प्रीवियस पेपर होते हैं उनको सॉल्व करके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें परीक्षा के बारे में ये पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ किस यूनिट से जो है वो जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एक जो है आपका कॉन्फिडेंस बनता है पेपर पे। तो आइए हमारे साथ और सॉल्व करते हैं इस पेपर को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 46 नंबर है क्वेश्चन। यहाँ पे सूची दी गई है, उसे हमें मैच करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया ए में 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। ज्ञान दूत प्रोजेक्ट जो आपका है, मानवीय विकास रिपोर्ट जो आपका ह्यूमन जो है डेवलपमेंट है उसकी जो रिपोर्ट है। ठीक है, और उसके हमें इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का जो क्रय विक्रय चल रहा है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है वो अब हमें इसको सूची के माध्यम से मैच करना है। तो फ्रेंड्स, जो 46 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो होगा सी। और आइए एक बार इसे हम मैच भी कर लेते हैं। ठीक है, कैसे मैच करेंगे, यानी कि जो ए का हो जाएगा वो थर्ड, ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था महिला सशक्तिकरण, इससे रिलेटेड है। ठीक है, और बी का वन जो ज्ञान दूत आपका प्रोजेक्ट है ये है आपका ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। उसके बाद में जो आपका ये मानवीय विकास से रिपोर्ट है, ये सी वाला जो है आपका ये फोर्थ, यानी यूएनडीपी ने इसको जारी किया हुआ था, यूएनडीपी के माध्यम से जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी की गई थी। और जो आपका चौथा है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का जो क्रय विक्रय किया जा रहा है वो आपका हो जाएगा ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे एजिल की अवधारणा बार बार पूछी गई है, कई बार एनटीए में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एजिल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, मर्टन, पार्सन्स, जीएच मीड या ब्लूमर। तो फ्रेंड्स, जो एजिल की अवधारणा दी थी वो दी थी पार्सन्स महोदय ने, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। द न्यून कृत किसकी है, तो द न्यून या द न्यूअर ये जो पुस्तक है वो किसकी है, ब्राउन, एडवर्ड सिल, इवान स्प्रिचार्ड या इवान इलिच। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो दी न्यून आपकी जो पुस्तक है वो है किसकी, इवान रिचार्ड की पुस्तक है। किसकी है, इन्होंने जो है द न्यूर का अध्ययन भी किया था और इसी में इन्होंने ये पुस्तक भी लिखी हुई थी। ठीक है, तो इसको लर्न करके रखिएगा, ये जो है पुस्तक कई बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसने समाज के उद्विकास को जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्था यानी 3 प्रकार के चरण बताए जो आपका समाज का उद्विकास था। ठीक है, उसके जो चरण बताए हैं जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए हैं और जो है आपके जो है दुर्खीम ने बताए हुए हैं। ठीक है, समाज के उद्विकास के जो क्रम बताए हैं उसी क्रम में मार्क्स ने बताया हुआ है। तो इसमें जो ये पूछ रहा है कि देखिए स्पेंसर, काम्ट, मार्गन, पार्सन्स, तो इसमें जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्था का वर्णन किसने किया, तो ये किया था फ्रेंड्स एल एच मार्गन ने। किसने किया था, एल एच मार्गन जी ने किया था। तो ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निम्न में से प्रारंभ होती है, तो किसके द्वारा प्रारंभ होती है जो सिद्धांत निर्माण है, अवधारणा से, किसी शब्द से, किसी उद्देश्यवाद से या किसी आपके विचार से। तो फ्रेंड्स, जो सिद्धांत निर्माण की जो प्रोसेस है वो जो प्रारंभ होती है वो होती है अवधारणा से। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 की हर्बर्ट स्पेंसर संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है हर्बर्ट स्पेंसर, समाज का सावयवी सिद्धांत, द्वंदात्मक भौतिकवाद, अस्थैतिक और जो आपका गतिशील समाज है। ठीक है, तो ये किसमें में से है, तो सभी को पता है कि जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो किससे हैं, समाज के सावयवी सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, और जो यहाँ पे बी ऑप्शन है इसको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, द्वंदात्मक भौतिकवाद अगर यहाँ पे अगर पूछ लेगा कि कौन संबंधित है तो उससे आपके कार्ल मार्क्स से रिलेटेड हो जाएंगे। अस्थैतिक एवं जो गतिज वाला है, अस्थैतिक एवं जो गतिकी की जो बात किए थे वो किए थे अगस्त कॉम्ट महोदय, सभी को पता है।
और डी वाला तो है ही नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड है वो है आपका समाज का सावेवी सिद्धांत, दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नल से संबंधित है, तो आपका जो नल है उससे क्या संबंधित है, ठीक है। तो नल से क्या संबंधित है, प्रश्नावली, अवलोकन, परिकल्पना या वैयक्तिक अध्ययन, ठीक है। तो जो आपका शून्य परिकल्पना नल से जो क्या रिलेटेड हो जाएगा, तो इससे जो रिलेटेड होता है फ्रेंड्स नल से, वो होती है आपकी परिकल्पना, ठीक है। परिकल्पना जो है ये इससे नल से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो आप इसको मतलब लर्न करके रखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक पुस्तक पूछी गई है, एन अनसर्टन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, जो है किसकी कृति है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, एन अनसर्टन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो किसकी ये पुस्तक है, किसकी लिखी हुई है, तो सुनील खिलानी एंड आर गुहा एंड डेविड इंडेन, जे ड्रीज एवं ए सेन या ए सेन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है एन अनसर्टन ग्लोरी इंडिया, ये है जे ड्रीन एवं ए सेन, तो दो लोग मिल करके लिखे हुए थे इस पुस्तक को, ठीक है। जे ड्रीज और इनके साथ में ए सेन, ठीक है। तो दो लोगों ने इस पुस्तक को मिल करके लिखा हुआ है, लर्न करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं कि किसने सूचना समाजों की अवधारणा को जो है विश्लेषण किया है, ठीक है। तो किसने, जो सूचना समाज है आपका नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क समाज की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है, तो कभी कभी ये लिख देते हैं और सूचना समाज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किसकी है फ्रेंड्स, जो है मैनुअल कास्टेल्स, लियोटार्ड, जेमसन, बॉडिलार्ड, ठीक है। तो जो आपका सूचना समाज की जो अवधारणा दी थी वो दी थी किसने, मैनुअल कास्टेल्स ने दी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जो हायर एजुकेशन का सिलेबस भी चेंज हुआ था आपका, जो 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसमें, तो उसमें मैनुअल कैस्टल्स, कार्ल मैनहीम, ये सब जो हैं लोग उसमें जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इन सब पर भी थोड़ा सा जो लोग अपना सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हैं वो थोड़ा सा इन थिंकर्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, एक बार एग्जामिनेशन से पहले। अगला क्वेश्चन है कि किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया है, ठीक है। तो किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया, लियोटार्ड, जेमसन, फूको, डेरिडा, ठीक है। तो किसने किया है, जो है ये किया है फ्रेंड्स, अगर उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क, तो यहाँ पे एक कोड ध्यान रखिएगा। वैसे तो उत्तर आधुनिकता में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उत्तर आधुनिकता में देखा जाए तो लियोटार्ड भी बात करता है, जेमसन भी करते हैं, फूको भी रिलेटेड है, डेरिडा ने भी कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन आप एक कोड लर्न करके रखिएगा, सांस्कृतिक तर्क हो रही है, ठीक है। यानी उत्तर आधुनिकता में जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसमें क्या हो रहा है, जो है सांस्कृतिक तर्क। तो अगर सांस्कृतिक तर्क आ रहा है तो उससे रिलेटेड कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके एफ जेमसन, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा, लर्न करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें एम बेबर पूंजीवाद की प्रकृति के अध्ययन हेतु किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैक्स बेबर, ठीक है, मैक्स बेबर यानी एम बेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, दार्शनिक पद्धति या ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। तो फ्रेंड्स मैक्स वेबर ने जो अध्ययन किया हुआ था वो किया था ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का इन्होंने अध्ययन किया था। कैसे किया था तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, क्योंकि इन्होंने, आपने देखा होगा जो है धर्म की भी, अगर इन्होंने जो प्रोटेस्टेंट धर्म, और इन्होंने 6 प्रकार के धर्मों की मतलब अध्ययन किया था, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए एक धर्म का कर रहा है तो वो कंपेरेटिव नहीं हो पाएगा, लेकिन अब मान लीजिए कि हम 6 धर्मों का कर रहे हैं, जैसे जो है हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जो है जो आपका प्रोटेस्टेंट हो गया, ठीक है, इस प्रकार से जो आपका मुस्लिम वाला धर्म है, ठीक है। तो इन्होंने 6 प्रकार के धर्मों की जो है अध्ययन किया हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कितने धर्मों का अध्ययन किया था, तो लर्न करके रखिएगा 6, ठीक है। तो 6 प्रकार का किया गया था। तो अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप 6 चीजों पे अध्ययन कर रहे हैं तो ये कंपैरेटिव हो जाएगा ना, कि किसमें किस धर्म को किया जाता है, किसमें साफ सफाई है या अलग अलग चीजें उसमें हैं, तो ये चीजें इसमें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का इन्होंने अपनी थ्योरी में प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के लिए लंपट सर्वहारा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो मार्क्स ने जो लंपट सर्वहारा से जो अभिप्राय बताया था वो क्या बताया था, मजदूरी करने वाले निम्न वर्ग, मजदूरी करने वाले जो संविदा श्रमिक होते हैं, भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों के जो मजदूर होते हैं व छोटे अपराधी,
या सभी श्रमिक स्त्रियां, किसान व अपराधी। तो फ्रेंड्स जो लंपट सर्वहारा है उससे जो उसको जो मार्क्स ने जो बताया था वो बताया था सी, यानी भिक्षुक असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, ये नहीं पूछा है कि है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके क्वेश्चन को देखिएगा कि जो आपका समिति है उसका लक्षण कौन सा नहीं है। तो लोगों का समूह बिल्कुल होगा, तभी तो आपका कोई समिति बनेगी। उद्देश्यों की उपस्थित होती है। ठीक है भाई, अगर उद्देश्य ही नहीं रहेगा तो कैसा आपका जो है ग्रुप कैसे बनेगा। ठीक है, अनिवार्य सदस्यता तो बिल्कुल होती है, अगर सदस्यता नहीं रहेगी तो ग्रुप का निर्माण नहीं हो पाएगा। अस्थाई प्रकृति, तो फ्रेंड्स जो आपकी समिति होती है इसकी अस्थाई प्रकृति नहीं होती। क्या होता है कि जब हमारा जो उद्देश्य है वो जब पूरा हो जाता है तो समिति अपने आप जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का कौन सा प्रकार संस्तरण, असमानता और विभिन्नता के समान स्त्रीकरण की सारी विशेषताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो जो आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसका कौन सा प्रकार संस्तरण, असमानता और विभिन्नता के समान स्त्रीकरण की सारी विशेषताओं को पूरा करता है। तो वर्ग, प्रजाति, लिंग, वर्ण। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका वर्ग है क्लास वो राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए जो एल ड्यूमोंट द्वारा किस पद्धति का उपयोग किया गया। ठीक है, तो किस पद्धति का प्रयोग किया गया इनके द्वारा। अभी ऊपर पूछा था मैक्स वेबर का, अब पूछ रहा है ल्यू ड्यूमोंट का। ठीक है, तो इन्होंने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया, संरचनात्मक, कार्यात्मक, द्वंदात्मक, संरचनावाद, अंतःक्रियावाद। तो फ्रेंड्स जो ल्यू ड्यूमोंट ने किया था वो किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था, उन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था। द्वंदात्मक कार्ल मार्क्स ने किया है। संरचनावाद आपका देखा जाए तो लेवी स्ट्रास रिलेटेड हो जाएंगे। अंतःक्रियावाद जो है ये ब्लूमर से हो जाएगा, मीड से हो जाएगा। ठीक है, तो लर्न करके रखिएगा, चारों ऑप्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है 61, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, तो जो भारतीय आपका जाति व्यवस्था है उसमें ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज, ठीक है, कि एकात्मकता की अवधारणा किसने दी, तो एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, एल ड्यूमा या जॉन मेंचर। तो फ्रेंड्स जो भारतीय जाति व्यवस्था में जो ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की जो अवधारणा दी थी वो दी थी एम.एन. श्रीनिवास जी ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 62 को देखेंगे कि सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास द्वारा आर.के. मार्टन की कौन सी अवधारणा ली गई, मध्य सीमा सिद्धांत, परिस्थिति एवं भूमिका, विचलन, संदर्भ समूह। तो जो आपका सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में जो संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास द्वारा आर.के. मार्टन की कौन सी अवधारणा ली गई है फ्रेंड्स, तो वो ली गई है संदर्भ समूह। कौन सी ली गई है, जो आपका संदर्भ रेफरेंस ग्रुप जो है वो इन्होंने अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो लर्न करके रखिएगा। निम्न में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति, देखा जाए तो परिस्थिति को तीन भागों में यहाँ पे तीन भाग बताए गए। कौन सा, पहला हो गया आपका प्रमुख, फिर दूसरा प्रभुत्वशाली और तीसरा नियंत्रणकारी। ठीक है, तो ये तीनों के लिए कौन तैयार करता है, पार्सन्स, मर्टन, डब्ल्यू.ई. मूरे या जॉनसन। तो फ्रेंड्स ये आर.के. मर्टन जी का हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आया भी हुआ है एनटीए नेट में, पीजीटी में, हायर एजुकेशन में देखिए आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको लर्न करके रखिएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसने तर्क दिया कि स्कूल बच्चों की सार्वभौमिक स्थिति तथा प्रौढ़ समाज में परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं। जो स्कूल होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को सार्वभौमिक स्थिति तथा प्रौढ़ समाज में परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं। तो ये किसने कहा था, दुर्कीम, पार्सन्स, मर्टन, किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स ये कहा था पार्सन्स महोदय ने। ऑप्शन जो हमारा बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। जॉर्ज सीमेल का जो एकल, द्विक तथा त्रिक के रूप में समूहों का वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है, शारीरिक समीकरण पे, सदस्यता की प्रकृति पर, शारीरिक संबंध पर या समूह के आकार पर। तो फ्रेंड्स जो जॉर्ज सीमेल ने जो एकल, द्विक तथा त्रिक यानी मोनायड, ड्रायड, ट्रायड, ठीक है, तो ये तीन प्रकार के इन्होंने समूहों के वर्गीकरण किए थे, क्लासेज को इन्होंने डिवाइड किया हुआ था मोनायड, ड्रायड और ट्रायड में। तो ये किया था समूह का जो आकार है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है वो क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका जो सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र जो सामाजिक संबद्धता, ठीक है, सामाजिक संबद्धता
और समरूपता को दर्शाता है, वो उसको क्या कहा जाएगा? सामाजिक समूह, समाज, समुदाय या समिति। तो फ्रेंड्स, जो संबद्धता और समरूपता को जो हमें दर्शाता है वो कहाँ पे होता है? समुदाय में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा कम्युनिटी हो जाएगा। राइट आंसर, निम्न को मिलाना है, धारणा है और उनकी लेखक है। ठीक है, देखिए, सांस्कृतिक विलंबना, मिथ्या चेतना, समानता द्वैत संपर्क का नियम और बाध्यता मूलक जो संयोजित समितियां हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक विलंबना किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा अकबर महोदय का। ठीक है, तो ए का टू देखा जाए तो ए में भी है और बी में भी है। अब हमें ए और बी में कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा राइट। इसमें फ्रेंड्स जो है, और फिर उसके बाद में मिथ्या चेतना, तो आपका बी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो बी का 1। अब देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, देखिए ए में भी सेम आ रहा है ना, और बी में भी, यानी ए का सेकंड और बी में भी सेकंड और बी में भी 1 1, यानी यहाँ से तो आपका क्वेश्चन क्लियर होने से रहा। यानी अब और भी आगे आपको डीपली ऑप्शन आने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन जो है अब इन दोनों में सही हो पाएंगे, नीचे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब समानता द्वैत संपर्क का नियम, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका होगा 3rd, यानी कि फ्रेजर का होगा। ठीक है, इसका होगा फ्रेजर का, तो सी का 3rd। और बाध्यता मूलक जो संयोजित समितियां हैं, इसकी बात कौन करता है? ये करते हैं डेरेनडार्फ। ठीक है, तो डी का 4th हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे क्या होगा? वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। निजातीयता परिभाषित होती है किससे? आनुवांशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता से, आनुवांशिक राजनीतिक स्थिति और अर्जित आर्थिक विशेषता से, आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता से या अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता से। तो फ्रेंड्स, जो आपका निजातीयता होती है किससे परिभाषित होती है? ये होती है आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। समाजशास्त्रीय प्रयोजन में समाजवाद, पूंजीवाद एवं साम्यवाद जैसे शब्द इंगित करते हैं किसे? आर्थिक प्रणाली को, राजनीतिक प्रणाली को, विश्वास प्रणालियों को या आर्थिक राजनीतिक व विश्वास प्रणालियों को। ठीक है, तो जो समाजशास्त्रीय प्रयोजन में समाजवाद, पूंजीवाद एवं साम्यवाद जैसे शब्द जो इंगित होते हैं वो किससे रिलेटेड करते हैं? वो करते हैं आर्थिक, राजनैतिक व विश्वास प्रणालियां। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 है कि मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो मर्डाक के अनुसार जो है इन्होंने 3 प्रकार की नातेदारी की चर्चा की थी। अभी हमने जो पीजीटी के जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने, उसमें प्राथमिक में कभी पूछ लेता है तो 8 थे, द्वितीयक में आप सभी लोगों को मैंने ये सब कई बार बताया भी है कि सब लर्न करके रखिएगा। द्वितीयक में उन्होंने 33 और तृतीयक में उन्होंने कितने बताए थे फ्रेंड्स? 151। ठीक है, 151। तो यहाँ पे तृतीयक पूछा गया है। ठीक है, तृतीयक, जो तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में, तो ये क्या हो जाएगा? 151। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो 1 से 70 तक के प्रश्न जो आपके सोशियोलॉजी वाले आए थे वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। पहला पेपर था कुशल, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जो इसका दूसरा पेपर है वो हुआ था लगभग 2019 में, यानी जो 47 में जो वैकेंसी आई थी। ठीक है, अब उसका पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे कल परसों में, जल्द ही मैं उसको तैयार करती हूँ और जल्द ही उसको डिस्कस करवाती हूँ। ठीक है, और फिर एक पेपर जो आपका 22 में 51 वाली जो वैकेंसी है उसका, और फिर आप लोग 50 वाला जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2022 में, और बाकी जो 51 वाला है वो आपका सामने एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी आप लोग करिए। उसके पहले ये सब पेपर भी सॉल्व करते रहिए, और भी जितने पेपर हैं उनको अब प्रैक्टिस करने का समय आ गया है, तो आप सभी लोग अच्छे से बेहतरीन तैयारी करिए। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से। ऑल द बेस्ट।